एक कहावत है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा होगा मन वैसा होगा तन। एग्रीकल्चर में आय नहीं है एक, दूसरा ग्लैमर नहीं है, तीसरा जो है ना नाम नहीं है, सम्मान नहीं है ना। जो रिस्पेक्ट एक इंडस्ट्री को मिलती है, एक रिस्पेक्ट जो आईएएस को मिलती है, एक रिस्पेक्ट जो किसी भी सिंगर्स या एमएलए एमपी को मिलती है, वो रिस्पेक्ट फार्मर को नहीं है। आपने देखा होगा कि फॉरेस्ट में बहुत सारी वनस्पतियां एक साथ में उगती हैं। अगर हम बहुत ध्यान से सोचें तो किसी को भी खाद डालने के लिए कोई भी नहीं जाता जी। ना पानी डालने जाता है, ना मेंटेनेंस करता है, ना सीड डालने जाता है, और ये सेल्फ सस्टेनेबल तरीके से चारों क्रॉप अपने अपने सरफेस पर उगती हैं। राइट। तो ये चमत्कार नहीं, ये विज्ञान है। और ये मॉडल बेसिकली अगर हम इसको समझें तो ये छोटे किसानों के लिए वरदान है, क्योंकि इसमें बहुत थोड़ी लैंड में हम 5 क्रॉप एक साथ में उगा सकते हैं। Okay. आकाश जी, आप जैसे यहाँ पर हैं पिछले 2 दिन से, कुछ दिन और भी रहने वाले हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ आकर? जिसे हम कहते हैं ना कि जीवन में जब हम किसी चीज़ को खोजने जाते हैं तो खोजते खोजते हमें लगता है कि अभी हमें और खोजना है जी। और फिर हम और आगे जाते हैं और फिर हमें लगता है कि अभी और ज़रूरत है। लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने महसूस किया कि यहाँ सारी खोज ख़त्म होती है और ये कंप्लीट है बेसिकली, है ना। तो एक बहुत ही अच्छे डेवलपमेंट मॉडल पे काम हो रहा है यहाँ पे, एक मानवीयता को विकसित करने का और मानवता को वापस स्थापित करने का ये बहुत ही ईश्वरीय कार्य है हो रहा है यहाँ पे। ओम शांति, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है माइंडफुल मोमेंट्स में। आज हमारे साथ आकाश चौरसिया जी जुड़े हैं। मध्य प्रदेश के सागर से आने वाले एक इनोवेटिव किसान और ऑर्गेनिक फार्मिंग के पायनियर, जिन्होंने मल्टी लेयर फार्मिंग, नेचुरल एग्रीकल्चर जैसी नई नई तकनीकों से खेती की दुनिया में क्रांति लाने का काम किया है। उनकी कहानी, अनुभव और विजन हम आज आपके सामने लाएंगे। आइए मिलते हैं आकाश चौरसिया जी से और सुनते हैं उनके प्रेरणादायक अनुभव। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत है आपका माइंडफुल मोमेंट्स पे जी। आकाश जी, आप सागर से आए हैं जी। और मैं समझती हूँ कि खेती में नहीं सिर्फ इनोवेशन ही नहीं, पर साथ ही साथ बहुत ही मन से, बहुत ही इमोशन के साथ आप इस चीज़ को आगे लेकर चल रहे हैं। तो पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये शुरुआत कहाँ से हुई? जी, शुरुआत एक्चुअली हमारी एजुकेशन से ही हुई। शिक्षा के साथ साथ हमारा मन था कि मैं शिक्षा करने के बाद जो है ना मेडिकल लाइन में जाऊँ और लोगों की हेल्थ के लिए काम करूँ। ये मन में बचपन से ही था थॉट। तो हमने साइंस सब्जेक्ट लिया और साइंस से हमने हायर सेकेंडरी क्वालिफाई किया और प्री मेडिकल टेस्ट जो होता है एमबीबीएस करने के लिए, हमने उसको क्वालिफाई किया। हमें एम्स से एमबीबीएस करने का मन था, तो एआईपीएमटी की हम तैयारी के लिए जो है ना मन बना रहे थे और कर रहे थे। इसी बीच में बार बार अस्पताल जाने का मौका हमको मिला, क्योंकि हम उस क्षेत्र में जाना चाहते थे। तो बीमार लोगों से थोड़ा इंटरेस्ट हमारा शुरू से ही रहा। जो भी व्यक्ति बीमार होता था हम हालचाल जानने जाते थे। तो जब अस्पतालों में बार बार गए तो हमारा वहाँ से थोड़ा मन बदला। वहाँ पर मैंने देखा कि लगातार अस्पतालें बढ़ रही हैं, बीमार लोगों की संख्या बढ़ रही है, बीमार लोग भी बढ़ रहे हैं और डॉक्टर्स भी बढ़ रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? एक कहावत है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा होगा मन वैसा होगा तन। कि मैं डॉक्टर बन के तो लोगों की बीमारी ठीक कर सकता हूँ, लेकिन बीमार होने से नहीं रोक सकता जी। तो बीमार होने से रोकने के लिए क्या उपाय है? तो वही बचपन की कहावत वापस फिर याद आई कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा होगा मन वैसा होगा तन। तो सारा चीज़ खान पान से जुड़ा हुआ है। तो क्यों ना हम लोगों को अच्छा अन्न खिला के बीमार होने से रोकें। इस विचारधारा ने खेती की तरफ आने को मजबूर किया और फिर मैंने मन बनाया कि मैं अच्छा अन्न खिला के लोगों को प्राकृतिक जैविक खेती करके लोगों को बीमार होने से रोकेंगे और यही हमारी डॉक्टरी होगी जी। तो फिर खेती में आ गए। क्या जज्बा है आपका जी। आप पारंपरिक खेती छोड़ कर के जी नए ज़माने की मल्टी लेयर खेती करते हैं जी। तो वो क्या है और कैसे अलग है पारंपरिक खेती से? एक्चुअली मल्टी लेयर खेती का कॉन्सेप्ट हमने ही तैयार किया। इसका पूरा अवधारणा, इसका डेफिनेशन। तो बेसिकली ये इंस्पायर हमें प्रेरणा मिली जब हम शहर की तरफ आए पहली बार शिक्षा के लिए। तो
तो गांव में हमने खप्पर के घर देखे हैं जो सिंगल स्टोरी हुआ करते थे। जब शहर आए तो हमने पहली बार एक के ऊपर एक घर बना हुआ देखा, तो वहाँ मुझे ये लगा कि लोगों के पास जगह कम पड़ रही है, इसलिए लोग एक के ऊपर एक घर बना के रहते हैं। बड़े शहरों में गए तो और ज़्यादा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को देखा, तो वहाँ से हमको ये प्रेरणा आई। और बचपन में हम अपने पिताजी के साथ जंगल जाया करते थे, तो वहाँ पर हम देखते थे कि एक साथ कई सारी वनस्पतियाँ उग रही हैं फॉरेस्ट में, और नीचे घास उग रही है, फिर ऊपर झाड़ियाँ उग रही हैं, फिर उसके ऊपर और बड़े पेड़ हैं, फिर और बड़े पेड़ हैं। ये सारी वनस्पतियाँ एक साथ एक ज़मीन पर कैसे उगती हैं, ये सवाल। क्योंकि खेती में आना मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं खेती पैसे के लिए कर रहा हूँ, वो एक अलग ही एम था। तो हेल्दी फूड लोगों को खिलाना ये एम था। तो इन सब समस्याओं को क्लब करके एक इंटीग्रेटेड कैसे हम सस्टेनेबल मॉडल बनाएं, तो हमारी पान की पैतृक फार्मिंग का कुछ नॉलेज हमको मिला, और इन सबको क्लब करके 4-5 सालों के शोध के दौरान मल्टी लेयर का कॉन्सेप्ट तैयार किया। तो उस समय फिर हमने एक के ऊपर एक फसल उगा के 2 फसलें एक साथ उगाने का ट्रायल किया। तो उससे हमें बहुत अच्छे परिणाम मिले और पानी की बचत हुई, खरपतवार कम हुए, तो हिम्मत थोड़ी बढ़ गई। फिर 3 फसल का ट्रायल किया, फिर 4 का किया, और अब 5 का कर रहे हैं। तो एक साथ हम 5 फसलें एक ही ज़मीन पे उगाते हैं। और ये मॉडल बेसिकली अगर हम इसको समझें तो ये छोटे किसानों के लिए वरदान है, क्योंकि इसमें बहुत थोड़ी लैंड में हम 5 क्रॉप एक साथ में उगा सकते हैं। और जो हमारे इनपुट रिसोर्सेज होते हैं वो हमारे इसमें घट जाते हैं, क्योंकि हमारा 3 बार का खेत जोतना बच जाता है, 3 बार की हमारी लागत बच जाती, 3 गुना समय बच जाता, 3 बार की ज़मीन बच जाती है, 3 बार का आपका पानी बच जाता है, एंड बहुत सारे एक्सपेंडिचर हमारे 3 to 4 टाइम्स कम हो जाते हैं। और 4 टाइम प्रोडक्शन के साथ में हमारा 3 से 4 गुना प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 7 से 8 गुना बेनिफिट में हम चले जाते हैं। इसके साथ साथ जो फार्मिंग कम्युनिटी में प्रॉब्लम्स हैं उन सब का भी सस्टेनेबल समाधान मिलता है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, जिसका वैश्विक समाधान हम ढूंढने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम अभी तक परेशानी के दौर में ही घूम रहे हैं, समाधान नहीं है। क्यों? कंफ्यूजन बहुत है क्योंकि और क्लाइमेट चेंज का बुरा असर खेती में सबसे ज़्यादा पड़ता है। तो हमने देखा कि जब हम ये इंटीग्रेटेड मॉडल बनाते हैं, बेसिकली कम्युनिकेशन के साथ में क्रॉप्स को लगाते हैं, तो क्रॉप्स बहुत हेल्दी तरीके से उगती हैं, जिससे कीड़ों का प्रकोप कम होता है और क्लाइमेट का बुरा असर कम होता है, बिकॉज क्योंकि हम इसमें इंडिजिनियस सीड्स भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये इन्वायरमेंटल इको फ्रेंडली होते हैं और पानी, पर्यावरण और मनुष्य जाति के लिए भी बहुत ही लाभकारी होते हैं। सो बेसिकली जब हम इस मॉडल को बनाते हैं तो इसमें एक साथ 4-5 फसलें साथ में लगाते हैं, तो उसकी वजह से कीड़े भी बहुत कम लगते हैं और मौसम का बुरा असर कम होता है। और जो हम मॉडल बनाते हैं तो मॉडल के ऊपर एक रूफ डालते हैं। सो बेसिकली जो वीड्स होते हैं हमारे देश में, जो वीडिसाइड डाल के ख़त्म किए जाते हैं, हम उन्हीं वीड्स को ड्राई करके और उसके ऊपर रूफ डाल देते हैं। तो बेसिकली अर्ध वातानुकूलित एक घर जैसा बनाते हैं पौधों को ग्रो करने के लिए। फिर एक क्रॉप ज़मीन के अंदर, एक क्रॉप ज़मीन के सरफेस पर, एक क्रॉप रूफ पर और एक क्रॉप रूफ के ऊपर। तो ऐसे 4 भागों में इस मॉडल को हम बांटते हैं। टॉप लेयर पे फ्रूट क्रॉप लगाते हैं, उसके नीचे जो है ना क्रीपर्स लगाते हैं, उसके सरफेस पर लीफी लगाते हैं और उसके ग्राउंड में रूट क्रॉप लगाते हैं। ऐसे करके ये मॉडल को 4 भागों में बांटा है। इस पूरी टेक्नोलॉजी को अगर हम समझें तो 2 सिद्धांतों पर ये आधारित है। एक तो स्ट्रक्चर का डिज़ाइन और दूसरा क्रॉप का कॉम्बिनेशन। किस क्रॉप के साथ में हम कौन सा क्रॉप लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है, साइंस है। आपने देखा होगा कि फॉरेस्ट में बहुत सारी वनस्पतियां एक साथ में उगती हैं। अगर हम बहुत ध्यान से सोचें तो किसी को भी खाद डालने के लिए कोई भी नहीं जाता, ना पानी डालने जाता है, ना मेंटेनेंस करता है, ना सीड डालने जाता है, और ये सेल्फ सस्टेनेबल तरीके से चारों क्रॉप अपने अपने सरफेस पर उगती हैं। तो ये चमत्कार नहीं, ये विज्ञान है। तो कुदरत ने जो है ना ये विज्ञान कैसे बनाया, आप पूरे अर्थ को अगर समझेंगे, पूरे ब्रह्मांड सृष्टि को समझेंगे, तो एक प्राणी का वेस्ट दूसरे प्राणी का फूड है। तो अगर यही बात हम प्लांट्स के ऊपर लागू कर दें तो एक प्लांट्स का वेस्ट दूसरे प्लांट्स का फूड है। और अगर हमें ये पता चल जाए कि किस प्लांट्स का वेस्ट किस प्लांट का फूड है और इन दोनों को एक साथ में लगा दिया जाए तो हमें दोनों को खाद की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। तो इसी पर हमने शोध किया। लगभग अभी तक 4700 मॉडल पर लगातार एक्सपेरिमेंट किए 17 सालों में, और 370 मॉडल अभी हमारे सक्सेसफुली
निकल के आए। ओके। तो वो हम फिर फार्मर्स को शेयर करते हैं। ओके। आप अभी यहाँ पर ब्रह्मा कुमारीज हेडक्वार्टर्स में हैं जी। आपने यहाँ के जो कृषि कार्य हैं वो भी देखे हैं जी। तो उनके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, यहाँ पे तो एक बहुत ही बड़ा ईश्वरीय कार्य हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये पूरी पृथ्वी की मानव जाति को बचाने का एक अद्भुत इनिशिएटिव है जी। और मुझे लगता है कि कृषि इसमें बहुत बड़ी भूमिका है ना, क्योंकि कृषि से ही हमारा पूरा हार्डवेयर रेडी होता है। बिल्कुल। और हमारी संस्कृति भी कहीं ना कहीं यहाँ से ही रिलेट होती है और उस परमपिता परमात्मा की कृपा अगर हम खेती में डाल के और उसको उगाएंगे अन्न, तो निश्चित तौर पे जो सात्विक अन्न पैदा होगा वो हमारे मन की, विचारों की और शरीर की शुद्धि के लिए बहुत ज़रूरी होगा और ये आज की नीड है ना। तो यहाँ पर बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। मैंने कल दिन भर यहाँ पर पूरा अवलोकन किया और यहाँ पर ऑलरेडी वो मॉडल भी हमने सेट किया हुआ है मल्टी लेयर खेती का पहलत भाई जी के साथ में जी। और इसे और आगे बढ़ाना है और पूरे विश्व स्तर पर जो है ना इसको फैलाना है। बिल्कुल बिल्कुल। कृषि कार्य तो एक तरफ हो गए पर साथ ही साथ आप यहाँ पे भोजन भी ले रहे हैं, तो आपको क्या उस भोजन में कोई अंतर लगता है? जी, ये भोजन बेसिकली भोजन नहीं कह सकते, इसे प्रसाद कह सकते हैं। तो ये जो हमने अभी 2 दिनों से हम जो प्रसाद ले रहे हैं वो निश्चित तौर पे मतलब जो है ना हीलिंग करने वाला प्रसाद है। बेसिकली जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में उसका पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और जब हमने ये प्रसाद लिया तो निश्चित तौर पे पूरी बॉडी के अंदर जो एक हीलिंग आई, जो एक पॉजिटिविटी आई वो हमने महसूस की है। और जितने भी यहाँ पर भाई बहन आ रहे हैं, मैं उन सब के साथ में बीच में हूँ, तो उनने भी ये भी महसूस किया है। तो ये बहुत अच्छा मतलब एक इनिशिएटिव कह सकते हैं और एक यज्ञ कह सकते हैं, बहुत बड़ा यज्ञ है ये। जी। आपने मुझे बताया था हमारी कॉन्वर्सेशन में कि लगभग 20 युवा हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं। जी। तो आज के समय में जहाँ इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं, टेक्नोलॉजी को हर प्रकार से इस्तेमाल किया जा रहा है, आप उन युवाओं को किस नज़र से देखते हैं और कैसे उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं? देखिए, जब हम युवाओं के बीच में गए, पहले फार्मर्स के बीच में गए, तो मैंने बहुत गहराई से इस बात को समझा कि भारत में एक मानसिकता है कि किसान का बेटा अपने बच्चे को किसान नहीं बनाना चाहता। मैंने किसी भी इंडस्ट्री में देखा है, आप एमएलए के पास जाइए तो वो अपने बेटे को तैयार करता है कि वो अगला एमएलए बने। आप अभिनेता इंडस्ट्री में जाइए तो हर व्यक्ति सोचता है कि मेरे जैसा अभिनव जो है ना हमारा बेटा करे। सिंगर में जाइए तो हर सिंगर सोचता है कि हमारा बेटा भी नेक्स्ट ये काम संभाले। और कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में जाइए तो वहाँ पे भी लोग सोचते हैं कि अगला व्यवसाय हमारा बेटा संभाले। एग्रीकल्चर में कोई ऐसा नहीं सोच रहा। ये क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर जो है ना, एक तो आय का, एग्रीकल्चर में आय नहीं है, एक, दूसरा ग्लैमर नहीं है, तीसरा जो है ना नाम नहीं है, सम्मान नहीं है ना। जो रिस्पेक्ट एक इंडस्ट्री को मिलती है, एक रिस्पेक्ट जो आईएएस को मिलती है, एक रिस्पेक्ट जो किसी भी सिंगर्स या एमएलए एमपी को मिलती है, वो रिस्पेक्ट फार्मर को नहीं है। कोई कितना भी बड़ा फार्मर हो, कोई कितना भी अच्छा फार्मिंग कर रहा हो, रिस्पेक्ट नहीं है। और ये हमारा सोच है बेसिकली। इस सोच में हम कैसे बदलाव करें, इसके लिए हमने बहुत प्रयास किया और यंग जनरेशन को मोटिवेट करने का भी प्रयास किया। तो हमने ऐसे मॉडल बनाए हैं कि हम बहुत थोड़ी ज़मीन में, अगर 1 एकड़ ज़मीन भी में आप काम करते हैं तो 10 से 15 लाख रुपए की इनकम आप आराम से जनरेट कर सकते हैं। माने एक डॉक्टर और एक इंजीनियर को जो पैकेज मिलता है, वो पैकेज आप 1 एकड़ ज़मीन से 8 घंटा काम करके ले सकते हैं। और ना केवल इतना पैकेज ले सकते हैं, जो शांति, जो सुकून, जो समृद्धि और जो एक हैप्पी इन्वायरमेंट और हेल्थ के साथ में जो आपको मिलेगा, वो आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट्स होगा। तो ये जब हमने बनाया और इसको लेकर हम जब समाज के बीच में गए, लोगों के बीच में गए, तो भारत की बहुत सारी यंग जनरेशन को मोटिवेट किया। हमने अपने पूर्वजों के ज्ञान को और प्रकृति द्वारा दिए गए ज्ञान को, परमात्मा के ज्ञान को अपने तक सीमित नहीं रखा। हम 2012 से ही लगातार लोगों को ये बांटने का काम कर रहे हैं। प्रतिमाह हम अपने सागर जो हमारा स्थान है वहाँ पर 2 दिन का और एक 7 दिन का शिविर करते हैं। उसमें पूरे देश दुनिया के लोग आते हैं और फार्मिंग को सीखते हैं वहाँ रह के। और पूरे देश में भी भ्रमण करके हम जगह जगहों पर जाते हैं, लोगों को सिखाते हैं कि इस आध्यात्मिक खेती से लोग जुड़ें, प्राकृतिक खेती से लोग जुड़ें, अपना जीवन सुधारें, परमार्थ का भी काम करें और स्वार्थ का भी काम करें। तो ऐसे करीब 1.5 लाख से भी ज़्यादा किसानों को
और 15,000 युवाओं को हमने निःशुल्क ट्रेनिंग दी हुई है। तो बेसिकली ये तो हमने अपने फार्म से दिया। अराउंड द कंट्री और वर्ल्ड, माने पूरी दुनिया में हमने घूम के लगभग 14 लाख फार्मर को एड्रेस किया अभी तक, और उसमें से लाखों फार्मर इस खेती को शुरू किए। और उसमें से जो युवा वर्ग है वो भी काफ़ी प्रेरित हुआ, और मैंने देखा कि 15,000 में से लगभग 1,000 युवा भारत में अच्छे सक्सेसफुल तरीके से इस मॉडल को अपना के काम कर रहे हैं। तो यंग जनरेशन को मोटिवेट करने में हम काफ़ी सफल हो पाए, और उसका कारण ये भी है क्योंकि जब भी हम कोई काम किसी के बारे में बोलते हैं तो हर व्यक्ति एक्सेप्ट करता है कि क्या आप में ये काम है। तो चूँकि मैं एक युवा होने के नाते ज़्यादा लोगों को, युवाओं को मैं अपनी तरफ खींच पाता हूँ। बिल्कुल। तो बहुत सारे नौजवान खेती में आ रहे हैं और ये सुनहरे भविष्य का आगाज़ है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की रिपोर्ट्स कहती हैं कि भारत में अगले 2 सालों में 60% से भी ज़्यादा लोग 35 साल की उम्र से नीचे होंगे। और जब आपने अभी ये शेयर किया तो मैं सोचती हूँ ये मैसेज जितने युवाओं को मिले उतना उनके लिए भी अच्छा है और देश के लिए भी अच्छा है, क्योंकि हमारा जो खाना है उसकी क्वालिटी दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है, और जितने ज़्यादा लोग इस चीज़ से जुड़ेंगे उतना ही फ़ायदा उन्हें भी होगा और पूरे भारतवर्ष को होगा। तो ये तो बहुत ही अच्छा काम है जो आप कर रहे हैं। तो आज की जनरेशन को खेती की ओर आकर्षित करने के लिए आप को क्या लगता है कि ऐसा क्या होना चाहिए जिससे आज की जनरेशन आकर्षित हो के हम भी खेती करें? क्योंकि जो आपने ये बात बोली है ना कि किसान अपने बेटे को या अपनी बेटी को किसान नहीं बनने देना चाहता, वो मेंटालिटी कैसे बदल सकती है? जी, इसके लिए हमने मॉडल बनाया है। देखिए, किसान के बच्चे को क्या चाहिए? किसान ने जो पूरी ज़िंदगी झेला है वो बस नहीं चाहिए। उसने जो सम्मान का उसके जीवन में अभाव रहा है, पैसे का जो अभाव रहा है, संसाधनों का अभाव रहा है, अगर ये चीज़ अगर हमें फार्मिंग के किसी भी मॉडल से मिलेगा तो हम डेफिनेटली यंग जनरेशन को मोटिवेट कर पाएंगे। और ये हमने मॉडल बनाया है। इसमें हम किसान को बोलते हैं कि आपका बच्चा अगर किसी भी इंडस्ट्री में जा रहा है जॉब करने के लिए, तो वो वहाँ पे क्या कर रहा है? तो वहाँ पे कोई हल्दी की फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो कोई कपड़े की फैक्ट्री में काम कर रहा है। तो जो फैक्ट्री में काम कर रहा है उसका कच्चा माल किसने पैदा किया? तो किसान ने पैदा किया। तो हम उसको मोटिवेट करते हैं कि अगर आप हल्दी प्रोडक्ट करते हैं, आप अपने बच्चे को खेत में मत लगाइए, लेकिन जो आप हल्दी पैदा करके आप मंडी में बेचने जा रहे हैं, आप अपने बच्चे को ही दे दीजिए। बच्चा जो उस फैक्ट्री में प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा है, वो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आपके खेत पे ही, आपके घर में, आपके परिवार के साथ में रह के आपके घर पे ही करेगा। और अगला बच्चा जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है या मार्केटिंग इंडस्ट्री में है या अन्य उसमें है, तो डेफिनेटली हम अपने परिवार में ही एक मार्केटिंग हेड ढूंढ लेंगे और उससे हम मार्केटिंग करवाएंगे। तो बेसिकली खेती जो है ना, 3 अलग अलग पार्ट हैं। एक प्रोडक्शन लाइन है, एक प्रोसेसिंग लाइन है और एक मार्केटिंग लाइन। बिल्कुल। और अगर किसान के परिवार में देखें तो अगर 4-5 लोग हैं तो डेफिनेटली इन 4-5 लोगों में ये तीनों गुण आपको मिल जाएंगे। तो हम क्यों ना एक बेसिकली एक कंपनी के रूप में फार्मिंग को इस्टेब्लिश करें, जिससे हमें परिवार के बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। और एक हैप्पीनेस तरीके से जो है ना, हम एक पूरा क्लब मॉडल बना के फार्मिंग को कई गुना अच्छा बना सकते हैं और अच्छा पैसा ला सकते हैं। और जब अच्छा पैसा आएगा तो डेफिनेटली अच्छा ग्लैमर भी आएगा, और शांति और समृद्धि तो ऑलरेडी पहले है ही। और अच्छा हेल्दी हम सात्विक फूड उगाएंगे तो डेफिनेटली हमारी हेल्थ भी अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं देखती हूँ आज भी कि बहुत सारे किसान संघर्ष करते हैं अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उतना मुनाफा नहीं निकाल पाते हैं। उनके लिए कोई टिप्स हैं आपके पास? मैंने बहुत स्टडी किया। 17 ईयर से मैं कम्युनिटी के बीच में काम कर रहा हूँ, किसानों के बीच में, मिट्टी, पर्यावरण सबसे जुड़ के काम कर रहा हूँ। मैंने समझा है कि अभी वर्तमान की परिस्थितियों के लिए हमें एक ऐसा एजेंडा बनाना पड़ेगा जो इन सारी समस्याओं का सॉल्यूशन भी कर दे और हमें सस्टेनेबिलिटी की तरफ भी ले जाए, है ना। तो उसके लिए पहले तो फार्मिंग में जो कॉस्ट आ रही है, लागत आ रही है, उसको हमें कम करना पड़ेगा। अभी लागत कहाँ कहाँ आती है? तो खाद में, बीज में, दवाई में, टेक्नोलॉजी में। किसान पैसे बनाता है, लेकिन उसका 10% खाद में, 10% बीज में, 10% दवाइयों में, 20% टेक्नोलॉजी में, बाकी लेबर और खुद की मेहनत तो वो जोड़ता ही नहीं है।
जी। तो ये सब निकाल देते हैं तो लास्ट में उसके पास मुनाफा नहीं बचता है। तो हम कहते हैं कि खेती पहले ऑलरेडी सस्टेनेबल थी, हमारे पूर्वज खुद के खाद, खुद की दवाई, खुद के बीज, खुद का जुगाड़ यूज करते थे जी। तो हम क्यों ना हम ये वापस उस तकनीक पे आए। तो किसान की लागत कम करना, पहले लागत कम करने के बाद प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना जी। गुणवत्ता के साथ में। पर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के क्या रास्ते हो सकते हैं? अच्छा बीज इस्तेमाल करना, अच्छा पानी इस्तेमाल करना, या फिर अच्छे फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना। जी, जी। तो अगर हम ये सब करते हैं तो मिट्टी को हम प्रेशर दे रहे हैं, काम करने पे उसको मजबूर कर रहे हैं। हम मैनेजमेंट करके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। मिट्टी को हमने देखा है कि जैसे हम अगर 1000 बीज खेत में डालते हैं तो 1000 बीज के साथ में मिट्टी क्या करती है, 500 बीज वीड्स के उगा देती है। जी, जी। अगर खरपतवार के बीज मिट्टी उगा रही है, इसका मतलब ये है कि मिट्टी के पास अभी स्पेस है जिसमें वो अपने सीड्स उगा रही है। मिट्टी ने कोई भेदभाव नहीं किया, आपने जो 1000 बीज दिए थे उसने वो भी उगाए और साथ में उसके पास जो थे बाकी के स्पेस ने उसमें वो उगा दिए जी। ये ह्यूमन बीइंग जैसा है। अगर हमारे पास 4 घंटे का काम है और वक्त हमारे पास 8 घंटा है तो 4 घंटे का हम काम करके 4 घंटा हम रील चलाएंगे या फिर हम बिना काम का कोई भी काम करेंगे। बस वैसे ही मिट्टी भी बिना काम का कोई भी काम करती है। अगर हम मैनेजमेंट करें जी और 8 घंटे के 8 घंटे ह्यूमन बीइंग की तरह हम अपने आप को बिजी रखें, वैसे ही मिट्टी को अगर हम पूरी तरह से बिजी रखें सीड्स देके तो डेफिनेटली वो क्रॉप उगाएगी, वीड्स नहीं उगाएगी। और वीड्स में हमारा हजारों करोड़ खर्चा होता है वीडिसाइड डाल के कचरे को खत्म करने के लिए। जबकि हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मिट्टी वो प्रोडक्टिविटी है बेसिकली, पर वो वीड्स के रूप में है। क्यों? क्योंकि हमारा मैनेजमेंट गड़बड़ है। अगर हम वो मिट्टी को सीड दे के अपना सीड्स उगाएं तो हमारा रेवेन्यू मॉडल भी बढ़ेगा, इनपुट कॉस्ट भी घटेगी और मतलब एक हेल्दी इन्वायरमेंट भी क्रिएट होगा। जी। तो एक तो हमें मैनेजमेंट करके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, ना कि ज़्यादा फर्टिलाइज़र केमिकल यूज़ करके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। और तीसरा है कि हमें फसल का उचित मूल्य लेना। जी, जी, फार्मर जो प्रोडक्शन करता है वो मंडी में जाके अपने उत्पाद को बेचता है। मंडी ही एकमात्र उसके उत्पाद बेचने का साधन होते हैं। बट अगर हम वैल्यू एडिशन करें, लोगों की ज़रूरत के हिसाब से उत्पाद बनाएं जी तो डेफिनेटली हमें उसका अच्छा वैल्यू मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम गेहूं पैदा करते हैं तो गेहूं का रेट 25 से 30 रुपए मंडी में मिलता है जी। लेकिन सोसाइटी के पास अगर हम जाते हैं तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहने वाला व्यक्ति क्या करता है, वही आटा 70 रुपए किलो में बुलाता है। तो उसको गेहूं नहीं चाहिए, उसको आटा चाहिए। राइट। तो हमें सोसाइटी प्रोसेसिंग ऐड करके माने अपना वैल्यू एडिशन करके उचित मूल्य लेना। तो उचित मूल्य सोसाइटी दे रही है ऑलरेडी, पर सोसाइटी को व्हीट नहीं चाहिए, उसका आटा चाहिए। तो हमें आटा बना के देना होगा। तीसरा काम ये करना पड़ेगा कि हमें चौथा काम ये करना पड़ेगा कि हमको एक काम के ऊपर निर्भर नहीं रहना। हम यूथ को सिखाते हैं, फार्मिंग के मॉडल में सिखाते हैं कि आप एक काम के ऊपर मत निर्भर रहिए। खेती में अगर आप हैं तो खेती से जुड़े हुए बहुत सारे आप काम शुरू कर सकते हैं। जैसे गौपालन खेती का बहुत बड़ा हिस्सा है। आप एक गाय रखिए, एक गाय से आप अपनी खेती करिए, उसके बच्चे होंगे, 2 गाय होंगी, गोबर होगा, खेती से ज़्यादा होगा, आप खाद बनाना शुरू करिए। आप खाद बेचना चालू करिए। गौमूत्र दूध आएगा, दूध से आप इकोनॉमी अपनी तैयार करिए। जो भी आपके खेत में वेस्टेज है गाय को खिलाइए, उससे गाय दूध बना देगी। दूध से दही, घी, मक्खन जो भी है वो आप बाय प्रोडक्ट बना के अपना रेवेन्यू जनरेट करिए। फिर उसके बाद आपके पास एग्रीकल्चर जो वेस्ट होते हैं आप उससे मशरूम फार्मिंग कर सकते हैं। मशरूम फार्मिंग करने के बाद जो वेस्ट बचता है उसको ड्राई करके वापस गाय को खिला सकते हैं। गाय उससे दूध बनाएगी उसी वेस्ट से, और फिर दूध बना के गोबर बनाएगी। गोबर उठा के आप गोबर गैस में डालिए, आपका ईंधन का खर्चा कम होगा, गैस बना देगी। और फिर गैस से जो सैलरी बनेगी, सैलरी को कंपोस्ट बना के खेत में डालिए, उससे फिर आपका फर्टिलाइजर का खर्चा कम होगा। सो बेसिकली आप जो है ना, आपके पास बहुत सारे कच्चे माल हैं जी। बस आपको मतलब एक समझ लीजिए किराने की दुकान जैसा आपको प्रोडक्ट जमाना है। दुकान है आपके पास, पर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है। तो अगर आपके पास दुकान है तो आप बहुत सारे प्रोडक्ट रख लेंगे तो डेफिनेटली आपकी दुकान चलने लग जाएगी। तो बस वही किसान को करना पड़ेगा। अच्छा, फिर उसके बाद किसान बायोडाइवर्सिटी तैयार करे, पेड़ लगाए अपने खेतों पे, छाया होगी, साइक्लिकल सिस्टम क्रिएट करे। फिर पेड़ों के नीचे वो नर्सरी कर सकता है, पेड़ों के नीचे वो स्टोरेज कर सकता है, पेड़ों के नीचे वो कंपोस्टिंग कर सकता है।
तो कितने सारे माने हम विंग्स चालू कर सकते हैं। तो जब हम मल्टीपल विंग चालू कर देंगे तो हमारे पास इनकम के मल्टीपल रिसोर्सेज तैयार होंगे, और जब मल्टीपल रिसोर्सेज तैयार होंगे तो हम एक क्रॉप के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे कि क्लाइमेट चेंज हुआ या चोरी हो गया या कुछ भी ख़राब हो गया, कीड़े लग गए या XYZ कुछ भी प्रॉब्लम आया तो हमारा तो कुछ नहीं हुआ, फिर हम सरकार के पास सब्सिडी के ऊपर डिपेंड हो गए, मुआवजा के लिए डिपेंड हो गए। मैं समझती हूँ हर अच्छे काम के पीछे एक अच्छा व्यक्ति होता है। जी जी। और उस व्यक्ति के पीछे एक अच्छा व्यक्तित्व होता है। जी जी जी। तो वो व्यक्तित्व आप कितने सारे युवाओं के साथ काम करते हैं, कैसे बनाया जा सकता है? क्या अध्यात्म उसमें किसी न किसी प्रकार का रोल प्ले करता है? क्या आपके जीवन में अध्यात्म ने कोई ऐसा रोल प्ले किया जो आप इतने इम्पैक्ट को जनरेट कर पाए, इस लेवल पर लोगों तक पहुंच पाए, उनको मदद कर पाए? जी देखिए, ये सब कुछ हमें अपने माता पिता से मिला। हमारे माता पिता ऑलरेडी सब अध्यात्म से जुड़े हुए लोग हैं जी। हमारे घर में लहसुन प्याज भी यूज़ नहीं होता है, तो ये संस्कार हमारे माता पिता से ही हमको मिले, और उन्होंने कर्म को ही प्रधानता दी हमेशा जी। तो मैंने वहाँ से सीखा है कि कोई भी परिस्थिति में वो उन्होंने अपना कर्म करना नहीं छोड़ा, और आप कर्म करते हैं तो निश्चित तौर पे आपका व्यक्तित्व अपने आप बनता चला जाता है। और एक स्पिरिचुअल पावर की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम सबके पास ताकत है, पर उस ताकत को सही दिशा मिले उसके लिए सुपर पावर की तो ज़रूरत होती है। तो डेफिनेटली हम परमपिता परमात्मा के साथ में जुड़ें, और अध्यात्म उसमें मतलब समझ लो 50-50% का रोल है जी। आप उसको साथ में लेके चलेंगे तो डेफिनेटली आप मार्ग से कभी भटकेंगे नहीं, ये मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल जी। आकाश जी, आप जैसे यहाँ पर हैं पिछले 2 दिन से, कुछ दिन और भी रहने वाले हैं जी। तो कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ जी? देखिए, हमने देखा है यहाँ पर आध्यात्म, संस्कृति और कर्म का ये अनूठा संगम है। यहाँ पर हमने देखा है कि हम एक आध्यात्मिक ताकत को कैसे अपने जीवन में उतार के एक स्पिरिचुअल पावर के साथ में, एक सात्विकता के साथ में अपना कर्म कर सकते हैं, और कर्म को हम कैसे टेक्नोलॉजी के साथ में जोड़ के, है ना, आज की जो वर्तमान की आवश्यकता है उसके साथ जोड़ के हम कैसे युवाओं के बीच में पहुँचें, हम कैसे गाँव में पहुँचें, कैसे हम ग्राम सुधार के कार्य करें, कैसे हम कृषि सुधार के कार्य करें, और कैसे हम अलग अलग विंग को लेकर कैसे एक डिवाइन पावर बनाएं, तो वो भी हमने यहाँ पर महसूस किया। तो ओवरऑल जो है ना, हम यहाँ पर एक कंप्लीट, जिसे हम कहते हैं ना कि जीवन में जब हम किसी चीज़ को खोजने जाते हैं तो खोजते खोजते हमें लगता है कि अभी हमें और खोजना है जी। और फिर हम और आगे जाते हैं और फिर हमें लगता है कि अभी और ज़रूरत है। लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने महसूस किया कि यहाँ सारी खोज ख़त्म होती है और ये कंप्लीट है बेसिकली, है ना। तो एक बहुत ही अच्छे डेवलपमेंट मॉडल पे काम हो रहा है यहाँ पे, एक मानवीयता को विकसित करने का और मानवता को वापस स्थापित करने का ये बहुत ही ईश्वरीय कार्य है हो रहा है यहाँ पे जी। आपको कैसा लगता है जब आप यहाँ पे युवक और युवतियों को देखते हैं जी, जो कि कोई सैलरी नहीं ले रहे हैं, ये कोई कंपनी नहीं है जी, 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 पर वो सारा ही काम जी स्वतः ही करते हैं, बहुत अच्छे से स्वतः करते हैं जी, वो मोटिवेशन एक अंदर से बना हुआ है तो कैसा फील करते हैं देखकर? देखिए, माने संसार तो यही है जो यहाँ पर मैंने महसूस किया, है ना। बाहरी संसार को अगर हम देखें तो बिना स्वार्थ के कोई भी मतलब बात भी नहीं करना पसंद करता है आज की तारीख में। मैं हर वर्ग के लोगों के साथ में रहता हूँ और उस जगह से हूँ, तो यहाँ पर जो निस्वार्थ भाव जो मन में आता है जी, वो निश्चित तौर पे ईश्वर की एक सुपर पावर है। और ईश्वर ने जब संसार को बनाया तो निस्वार्थ ही बनाया था। ये स्वार्थ तो इंसान ने अपने जीवन में खुद के क्रिएशन से कर लिया। तो यहाँ पर निस्वार्थ भाव से जो भाई बहन काम कर रहे हैं निश्चित तौर पे ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, और ये सब लोग मिलके निश्चित तौर पे पूरी दुनिया को दिशा देंगे और मानवता का पाठ पढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी सुंदर सोच और अपनी जर्नी हमारे साथ साझा करी जी। धन्यवाद जी, थैंक यू, धन्यवाद। ओम शांति। आप सभी दर्शकों का भी दिल से धन्यवाद जो इस मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन का आज हिस्सा बने। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई कहानी, नए विचार और नए माइंडफुल मोमेंट्स के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। ओम शांति।